नमस्कार श्रोताओं, आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ कहानी का दूसरा भाग लेकर। शैतानी साया तो कानों में हेडफोन लगाकर आराम से आपने बिस्तर पर लेट जाए। आशा करता हूं कि अब तक आप आराम से बिस्तर पर होंगे। तो जैसा कि अभी तक आपने सुना, कुछ पुलिसकर्मी अंजलि को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। काफी समय तक हम लोग उसी दिशा में भागते रहे जिस ओर हमने अंजलि को भागते देखा था, लेकिन अंजलि का कहीं कोई पता नहीं था। हम सब भागते भागते थक चुके थे। जैसे ही जीत ने भागना बंद किया, सभी उसके पीछे रुक गए। अब आगे बढ़ते हैं। घना जंगल है और ऊपर से रात, ऐसे में अब उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। जीत ने रुककर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, सर, ये बहुत खतरनाक जंगल है। मैंने सुना है इस जंगल के बारे में। यहां बहुत से खतरनाक जंगली जानवर जैसे शेर, भालू आदि घूमते रहते हैं। मेरी मानिए तो हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि गहरी रात है, कोई भी जानवर हम पर हमला कर सकता है। दिन में ढूंढना बेहतर होगा सर, एक पुलिस कर्मचारी ने जीत से कहा। तो राजेश भड़क उठा, जंगली जानवर अंजलि को भी तो मार सकता है, पुलिस होकर ऐसी बातें करते हो। राजेश ने भड़कते शब्दों में कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं महाशय, पुलिस कर्मचारी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। वो ठीक कह रहे हैं राहुल, हमें कैसे भी करके अंजलि को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि वो दिमाग से पागल है और कोई भी जानवर उसे मार सकता है। इससे पहले कि वो किसी जंगली जानवर की खुराक बन जाए, हमें उसे ढूंढना होगा। जीत ने राहुल को समझाते हुए कहा, लेकिन सर, ऐसे हम कितना भागते रहेंगे? जंगल बहुत बड़ा है और ऊपर से रात है। अगर वो हल्की सी झाड़ियों में भी छुपकर बैठ जाए तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। राहुल ने समस्या जाहिर करते हुए कहा, लेकिन हम कुछ और कर भी नहीं सकते हैं राहुल, हमें कैसे भी उसे ढूंढना होगा। यहां हम मदद भी नहीं मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये इलाका किसी भी पुलिस चौकी से बहुत दूर है। जीत ने राहुल को समझाने की एक और कोशिश की, सर, वो तो खूनी है, मारी भी गई तो कम से कम हम सोच लेंगे कि उसे उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन हम बेकसूर लोगों में से कोई मारा गया तो? एक दूसरे पुलिसकर्मी ने जीत के पास आकर कहा, देखो, वो फिलहाल बेकसूर है और तब तक बेकसूर है जब तक अदालत में फैसला नहीं हो जाता, और हम बस सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता, इसलिए हमें किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। अब बातों में ज्यादा समय व्यर्थ मत करो और उसे ढूंढने का कोई तरीका खोजो। जीत ने दूसरे कर्मचारी को समझाया। ठीक है सर, पुलिस कर्मचारी ने उदास होते हुए जीत से कहा, देखो, ऐसा करते हैं, सभी अलग अलग दिशाओं में ढूंढते हैं, इससे शायद जल्दी ही वो हमें मिल जाए। किसी को भी वो मिले तो उसे पकड़कर जीप के पास पहुंचना है और फोन करके सभी को सूचित करना है। समझ गए? जीत ने चारों पुलिसकर्मियों से कहा। हमारे पास हथियार नहीं है, अगर किसी जानवर ने हमला किया तो उसका सामना हम कैसे करेंगे? राजेश ने जीत से पूछा। ठीक है, तुम दोनों ऐसा कीजिए कि एक राहुल के साथ हो जाइए और एक सचिन के साथ। राम, तुम लक्की के साथ रहोगे, दो दो की जोड़ी बनाने से सुरक्षा भी रहेगी। आशीष, तुम मेरे साथ रहना, जीत ने सभी को बताया। हाँ, ये ठीक रहेगा सर, राम ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सहमति जताई। ठीक, अब सभी जोड़ियां अलग अलग हो जाओ और खोज शुरू करो। जीत ने सभी को आदेश दिया और हम भी आगे बढ़ गए। काफी अंधेरा था और जंगल भी बहुत घना था। शायद डर तो सभी को लग रहा था और हल्का हल्का डर मुझे भी लग रहा था, क्योंकि बताया गया था कि वह जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ था। हम सभी अपनी आंखों पर जोर देकर चांद की हल्की सी रोशनी में अंजलि को खोजने का प्रयास कर रहे थे। मैं बिना किसी हथियार जीत के पीछे पीछे चल रहा था। जीत चारों ओर ध्यान से देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर अंजलि को इस जंगल में मौत मिली तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। काश वो हमें जल्दी से मिल जाए, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला था। रात गुजरती जा रही थी और हम एक डर के साए में अंजलि को खोज रहे थे। यार, वैसे रात में उसे ढूंढ पाना तो मुश्किल है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, जीत ने रुकते हुए कहा। हाँ भाई, हम हैं ही ऐसी जगह पर कि किसी से मदद भी नहीं मिल सकती। रात तो है ही, ऊपर से हमारे पास टॉर्च भी तो नहीं है, ऐसे कैसे मिलेगी वो? मैंने अपनी सहमति जताई। हमें यह भी नहीं पता
कि ये जंगल आखिर कितना बड़ा है। यदि ज्यादा दूर निकल गए तो हम इस जंगल में खो भी सकते हैं। जीत ने, हाँ भाई, हो सकता है हम खो जाएं, और हम ही नहीं, हमारे साथी भी खो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। मुझे तो लगता है हमें बैठकर आराम करना चाहिए, क्योंकि इस अंधेरे में वो वैसे भी नहीं मिलने वाली। जीत ने अपना सुझाव मेरे सामने रखा। आराम? यही बात थी तो तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? वो सब तो पागलों के जैसे इधर उधर भटक रहे होंगे। मैंने हैरानी से पूछा। यार मान लो अगर उसे कोई जानवर खा गया तो अब हमारे ऊपर तो सवाल नहीं उठेगा। अगर सबके सामने मैंने ये बात कह दी होती और हम सब आराम करने बैठ जाते तो अंजलि के माँ बाप हमारे ऊपर सवाल उठाते। अगर उसे कुछ हो जाता तो इसीलिए मैंने सबको उसे ढूंढने का आदेश दिया, और वैसे भी मुझे लगा था कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी और हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन अब लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही दूर निकल गई है। जीत ने मुझे समझाते हुए कहा। हो सकता है वो ज्यादा दूर न जाकर कहीं छुप गई हो। मैंने अपना सुझाव दिया। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इस रात में अब उसे कहां कहां ढूंढे? जीत ने निराशा भरे शब्दों में कहा। मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए मैं चुप रहा। हमने कुछ समय के लिए वहां आराम किया क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। यार, मुझे उसे हथकड़ी लगा देनी चाहिए थी। मैं तो समझा था कि लड़की है, कहां भागेगी, लेकिन इसने तो हद कर दी। जीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा। यार, मुझे तो लगता है कि सच में उसके ऊपर कोई शैतान का साया है, वरना वो इस घने जंगल में नहीं भागती। अगर उसके खिलाफ सबूत मिल भी जाते और उसका जुर्म सबके सामने आ भी जाता तो हमारा कानून उसे उम्र कैद ही देता। लेकिन इस खतरनाक जंगल में उसे मौत भी मिल सकती है। लेकिन शायद तुम इस बात को नहीं मानोगे, क्योंकि पुलिस में जो हो। मैंने अपनी बात उसके सामने रखी तो मेरी ओर देखते हुए बोला, यार, ये सब तो अब तभी साफ होगा जब वो मिल जाएगी और तहकीकात पूरी होगी। लेकिन हो भी सकता है कि उस पर कुछ हो, क्योंकि हम ऊपरी शक्तियों को नकार नहीं सकते, और एक पुलिस वाला होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। बचपन से बहुत सुना है भूत प्रेत के बारे में, लेकिन कभी कुछ देखा नहीं है। चल चलते हैं यार, शायद मिल जाए कहीं। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ यार, अगर भूत प्रेत का कुछ चक्कर हुआ तो बेचारी बिना बात किसी जानवर का शिकार बन जाएगी। इतना कहकर मैं खड़ा हो गया और हम फिर से अंजलि की खोज में निकल पड़े। हम कुछ ही दूर चले थे कि अचानक से एक भारी अजगर पता नहीं कहां से आया और उसने जीत को झगड़ लिया। इससे पहले कि जीत अपने बचाव में कुछ कर पाता, उसने उसे झगड़ लिया। कुछ ही पल में दर्द से उसकी चीखें निकलने लगीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने जल्दी से उस अजगर की पूंछ पकड़ ली और जीत को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन मुझे मेरा प्रयास असफल होता नजर आ रहा था, क्योंकि वह अजगर बहुत भारी और बड़ा था। मैं जल्दी से दौड़कर एक मजबूत लकड़ी तोड़ लाया, लेकिन जब मैं पहुंचा तो अजगर ने जीत के सारे शरीर को झगड़ लिया था। मैंने अजगर के मुंह पे मारना शुरू कर दिया। ऐसा करने से अजगर की पकड़ ढीली हो गई और वह जीत को छोड़कर मेरे ऊपर झपटने का प्रयास करने लगा। अचानक से मेरी नजरें नमीन पर पड़े पिस्तौल के ऊपर पड़ी और मैंने जल्दी से पिस्तौल को उठा लिया। एक के बाद एक मैंने सारी गोलियानन अजगर के सर में दाग दी। कुछ पल में ही अजगर मर चुका था। मैंने जल्दी से जीत को अजगर की कुंडली से बाहर निकाला और उसे आवाज देना शुरू कर दिया। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जीत बिल्कुल ठीक था। मैं ठीक हूं, लेकिन आज मौत को बहुत करीब से देखा, जित ने लंबी लंबी सांसें भरते हुए कहा। भगवान का शुक्र है यार। मैंने चैन की सांस ली और जीत को छोड़कर जमीन पर बैठ गया। साला कितना बड़ा है, मार ही दिया था, जीत ने अजगर की ओर देखते हुए कहा। हाँ यार, मैंने तो ऐसा अजगर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, मैंने कहा। मैंने भी आज तक ऐसा अजगर नहीं देखा यार, जीत ने आश्चर्य जताते हुए कहा। यह अच्छा किया यार कि सबको जोड़ी में भेजा है, कम से कम एक दूसरे की मदद तो कर पाएंगे, जीत ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ यार, ये ठीक हुआ, ये सच में खतरनाक जंगल है, मैंने कहा। मैं एक बार ये सुनिश्चित कर लूं कि सभी ठीक ठाक हैं। जीत ने यह कहते हुए अपना मोबाइल निकाला और एक एक करके उन तीनों के पास फोन किया जो जोड़ी में अंजलि को खोज रहे थे। किस्मत से सभी सही सलामत थे। जब जीत ने उन्हें कहा कि जंगल काफी खतरनाक है,
सावधानी से कदम रखना, तो उन्होंने में भी यही बात जीत को कही। जीत ने अपने साथ घटी घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। सभी से बात करने के जीत ने पुलिस चौकी फोन किया और मदद के लिए कहा। वहां से यह सुनिश्चित किया गया कि जितना जल्दी संभव होगा मदद भेज दी जाएगी। अगर पहले ही मदद मांग ली होती तो अच्छा होता। इतना समय हो गया, शायद इतने समय में तो मदद पहुंच ही जाती। जीत ने अपने फैसले पर पछतावा दिखाते हुए कहा, हमें क्या पता था यार कि उसे ढूंढना इतना मुश्किल होगा। मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद हम फिर से अंजलि को ढूंढने निकल पड़े। हम लोग एक लंबे समय तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। सुबह के 2:20 हुआ है। दोनों काफी थक चुके थे, लेकिन फिर भी चले जा रहे थे। जीत ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाते हुए कहा, अब तक पीनी शुरू नहीं की है क्या? नहीं, और शायद मैं कभी सिगरेट नहीं पीने वाला, मैंने कहा। तभी अचानक हमें झाड़ियों से एक आवाज सुनाई दी। जीत ने मुझे शांत रहने का इशारा किया और हम दोनों धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। हमने झाड़ियों के पास पहुंचकर जो देखा, उसने हम दोनों के होश उड़ा दिए। वहां पर एक पुलिसकर्मी जिसका नाम राम था, पड़ा हुआ था और हमारे वहां पहुंचने से पहले वो दम तोड़ चुका था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। मेरा शक तो सीधा अंजलि पर ही गया, क्योंकि जैसा कि हमने गांव वालों से सुना था कि अंजलि अपने पति के शरीर को खा गई थी, उससे मेरा शक उस पर होना जाहिर था। यह सब देखकर हमारे लिए हालात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना तो तय था कि हम सबकी जान खतरे में थी। यार, ये अंजलि का काम लगता है, मैंने जीत से कहा। हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी जानवर ने हमला किया हो। जीत ने हालात को समझने का प्रयास करते हुए कहा, राम लक्की के साथ था, तो अब लक्की कहां है? मैंने जीत से कहा, तो वो चौंकते हुए बोला, इसा का मतलब लक्की की जान भी खतरे में है आशीष। जीत ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और लक्की का नंबर लगाया, लेकिन फोन नहीं लग पा रहा था, क्योंकि हम लोग शायद जंगल के बीचों बीच थे और मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। जब काफी प्रयास के बाद फोन नहीं लग पाया, तो जीत ने मेरे मोबाइल से प्रयास किया। किस्मत से इस बार घंटी चली गई, लेकिन जीत की काफी कोशिश के बावजूद लक्की से ठीक से बात नहीं हो पाई। जल्दी ही बारिश होनी शुरू हो गई। यार, लक्की की आवाज सुन के लग रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। जीत ने मुझे बताया तो मैंने झट से देर ना करते हुए लक्की को ढूंढने के लिए कहा। हम दोनों ने जोर जोर से लक्की को आवाज देते हुए ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह के 4 बजे, अब भी अंधेरा था और चांद की चांदनी में हम लोग इधर से उधर भटक रहे थे। तभी जीत का मोबाइल बजा। जब जीत ने बात की तो पता लगा कि पुलिस की एक टुकड़ी सड़क पर पहुंच चुकी थी। जीत ने उन्हें जल्दी से अंजलि की खोज शुरू करने का आदेश दिया, तो उन्होंने कहा, सर, यहां एक समस्या है, आप जल्दी से जीप के पास पहुंचिए। क्या समस्या है? जीत ने फोन पर बात कर रहे पुलिसकर्मी से पूछा। सर, यहां रणबीर की लाश मिली है हमें। इतना सुनते ही जीत के होश उड़ गए। हम अभी वहां पहुंचते हैं, जीत ने फोन पर कहा और फोन काट दिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। हमें जल्दी से सड़क पर पहुंचना होगा। जो पुलिसकर्मी घायल हुआ था उसकी लाश मिली है जीप के पास। जीत ने जैसे ही मुझे बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खुला का खुला रह गया। जीत ने सभी को फोन करने की कोशिश की जो जोड़ी बनाकर अंजलि को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। हमने आखिरी बार लक्की को आवाज लगाई और हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। काफी इधर उधर भटकने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम खो चुके थे। रात के अंधेरे में कहां से कहां आ चुके थे, हमें कुछ नहीं पता था और हम नहीं जानते थे कि किस ओर चलना चाहिए। अचानक चलते चलते मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिसके ऊपर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैंने जीत को उसके बारे में धीरे से बताया और हम दोनों धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। पेड़ की घनी टहनियों में हरकत हो रही थी और टहनियों की वो आवाज हमारे डर को बढ़ावा दे रही थी। कुछ ही समय में हम उस पेड़ के बिल्कुल पास थे। क्या करें? हमें उस पेड़ के नीचे जाना चाहिए क्या? जीत ने डरते हुए पूछा, तो मैंने थोड़ी निडरता दिखाते हुए कहा, हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या पता ये अंजलि हो और उसके अंदर के शैतान ने उसे यहां छुपा रखा हो।
हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और पेड़ के नीचे पहुंच गए। जैसे ही हम उस पेड़ के नीचे पहुंचे, किसी ने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई और मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो सीधा मेरे ऊपर कूद। एक पल के लिए मेरी आंखें भय से बंद हो गई थीं, लेकिन मैंने जल्दी से आंखें खोली और उस हमलावर को दूर फेंक दिया। जीत उस पे गोली चलाने ही वाला था कि मैं चीख उठा, रुको, ये लक्की है। वह लक्की था जो अनजाने में ऊपर से गिर गया था। वह काफी गंभीर रूप से जख्मी था और बेहोश हो चुका था। उसकी सांसें चल रही थी। उसे देखकर हम दोनों बहुत दुखी हुए। उसके शरीर को अति शीघ्र इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन हम पहले से ही उस जंगल में खो चुके थे। ये तो काफी घायल है, कैसे भी करके हमें जल्दी से जल्दी इसे अस्पताल पहुंचाना होगा। जीत ने मेरी ओर देखते हुए कहा, हम इस जंगल में खो चुके हैं। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है और लक्की का जीवन बचा सकता है। मैंने कुछ निराश होते हुए कहा। हम दोनों ने लक्की को उठा लिया और चल पड़े। हम इधर से उधर भटक रहे थे, लेकिन कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं मिल रहा था। लक्की की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसका काफी खून पहले से ही बह चुका था। तभी अचानक से मुझे किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी, जो उत्तर की दिशा से आ रही थी। तुमने सुनी वो आवाज? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ, शायद हम सड़क के करीब ही हैं। चलो, उसने कहा। हम दोनों जल्दी से लक्की को लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। हमारा अनुमान सही था। हम जल्दी ही सड़क पर थे और कुछ दूरी पर हमें जीप की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। हम दोनों जल्दी से जीप के पास गए। हम लोग जैसे ही जीप के करीब पहुंचे, 2 पुलिसकर्मी हमें देखकर हमारी ओर दौड़ पड़े। इसकी हालत बहुत खराब है, इसे जल्दी से किसी भी पास के हॉस्पिटल लेकर जाओ। जीत ने दोनों पुलिसकर्मियों को आदेश दिया और वो दोनों जल्दी से लक्की को वहां से लेकर निकल गए। मैंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी पुलिस की टुकड़ी आई हुई थी और साथ में बहुत से समझदार कुत्ते भी थे। जीत जल्दी से उस पुलिसकर्मी की लाश के पास गया। मैं भी पीछे पीछे गया तो देखा कि उस पुलिसकर्मी को भी नोच नोच कर मारा गया था। बड़ी बेरहमी से उसके शरीर को फाड़ा गया था और उसका एक हाथ तो गायब ही था। वो दोनों पुलिसकर्मी भी गायब थे जो उसे उठाकर लाए थे। वो दोनों इसे अकेला छोड़कर कहां चले गए होंगे? जीत ने अपने आप से पूछा। एक जंगल में मारा गया, एक ये मारा गया और लक्की की हालत नाजुक है। पता नहीं उसे ढूंढने के चक्कर में कितनों को शहीद होना पड़ेगा। जीत ने लाश को देखते हुए कहा। सर, देखकर तो लगता है कि किसी ने बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा है, एक पुलिसकर्मी ने दुखी होते हुए जीत से कहा। हल्का हल्का दिन निकल चुका था। मैं चुपचाप खड़ा हुआ लाश की ओर जी देखे जा रहा था। कुछ ही पल में वहां बहुत से रिपोर्टर भी पहुंच गए, जो लगातार हर किसी से कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश किए जा रहे थे। सभी को उस क्षेत्र से दूर ही रहने के निर्देश दिए गए। यहां सड़क के दोनों ओर जंगल है, लेकिन वो इस तरफ भागी थी, इसलिए हम पहले इस ओर के जंगल में उसकी खोज करेंगे। और हाँ, सभी सावधान रहना, जंगल बहुत खतरनाक है और वो लड़की किसी मानसिक बीमारी का शिकार है। वो भी जानलेवा हमला कर सकती है। शायद इन सब का खून भी उसी ने किया हो। जीत ने सभी को उस ओर इशारा करते हुए कहा जिस तरफ अंजलि भागी थी। सभी पुलिसकर्मी उस ओर चल पड़े। कुत्ते भी उसी ओर भागे जिस ओर अंजलि भाग कर गई थी। एक के बाद एक सभी समझदार कुत्ते एक खाई में कूद गए और वहीं रुक गए। हम सभी हैरत में पड़ गए कि खोज शुरू भी नहीं की थी कि अंजलि मिल गई। वह उस खाई में पड़ी हुई थी। उसका मुंह खून से लथपथ था। मैं तो उसका मुंह देखते ही समझ गया कि सभी का खून उसी ने किया था। जीत ने जब उसे करीब से देखा तो उसकी सांसें चल रही थी, वह बेहोश पड़ी थी। पानी लाओ, जीत ने एक पुलिसकर्मी से कहा तो उसने तुरंत पानी की बोतल जीत के हाथ में थमा दी। जीत ने जैसे ही पानी के छींटे अंजलि के मुंह पर डाले, उसे होश आ गया। उसने आंखें खोली और जीत का चेहरा देखते ही तुरंत दोबारा से बंद कर ली। इसने उन दोनों का खून किया और लक्की को घायल। उसके बाद ये यहां आकर सो गई होगी। जीत ने कुछ सोचते हुए कहा, ये ठीक है, इसे हथकड़ी लगाओ और जीप में बांध दो। जीत ने एक पुलिसकर्मी को आदेश दिया। अब अंजलि तो मिल गई थी, लेकिन राहुल, राजेश, शीला का कोई पता नहीं था। राम पहले से ही मारा जा चुका था। इसने राम को भी मार डाला है। उसका मृत शरीर हमने देखा था, लेकिन अब नहीं कह सकते कि कहां है। इस घने जंगल में कहीं खो गया,
क्योंकि रात का समय था। अब दिन है, फिर भी रास्तों का ध्यान रखना। अब सभी पहले राम के मृत शरीर को ढूंढेंगे, फिर राहुल, राजेश, सचिन, शीला और उन दो को जिन्हें मैंने सलमान के पास ही रुकने को बोला। पता नहीं क्यों और कहां चले गए होंगे वो दोनों घायल सलमान को अकेला छोड़कर। जीत ने सभी को आदेश दिया और खड़ा हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। दो पुलिसकर्मी अंजलि को लेकर जीप की ओर चले गए और हम सभी जंगल की गहराई में चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद सभी फैलते चले गए। अचानक हमने एक पुलिसकर्मी को हमारी ओर आते देखा। वह वही उन्हीं में से एक था जिसे जीत ने सलमान को जीप में ले जाने और उसी के साथ रहने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें और ज्योति को सलमान के साथ ही रहने के लिए कहा था। उसे अकेला क्यों छोड़कर आए? और ज्योति कहां है? जीत ने गुस्से में उस पुलिसकर्मी के पास आते ही कहा, सर हम तो उसके पास ही रुक गए थे, लेकिन उसी ने हमें अंजलि को ढूंढने के लिए कहा ताकि जल्दी से यहां से निकला जाए। पुलिसकर्मी ने कहा तो जीत का सारा गुस्सा दूर हो गया। उसने कहा, और तुम दोनों उसे घायल अवस्था में अकेला छोड़ आए? जीत ने पूछा। सर उसी ने कहा था कि वह ठीक है और अपने आप को संभाल लेगा, इसलिए हम दोनों भी अंजलि को ढूंढने निकल आए, पुलिसकर्मी ने बताया। ज्योति कहां है? जीत ने उससे पूछा। सर हम दोनों रात को ही अलग अलग हो गए थे ताकि अंजलि को जल्दी से ढूंढा जा सके। वह भी कहीं इसी जंगल में अंजलि को ढूंढ रहा होगा, पुलिसकर्मी ने कहा। सलमान मारा जा चुका है, जीत ने दुख के साथ उसे बताया। क्या? कैसे सर? जख्म तो इतना गहरा नहीं था, पुलिसकर्मी ने हैरान होते हुए पूछा। उसकी मौत जख्म से नहीं हुई बल्कि किसी ने बेरहमी से उसको मार डाला। अंजलि मिल चुकी है, अब जल्दी से अपने साथियों और अंजलि के मां और बापूजी को ढूंढो, जीत ने कहा। और हमने फिर से अपनी खोज शुरू कर दी। काफी लंबा ढूंढने के बाद हमें राम की लाश मिली, लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब थी। इतनी जल्दी उस लाश में कीड़े लग चुके थे। राम की लाश को देखकर सभी हैरान थे। सभी के चेहरे दुखी और मन खट्टा हो गया था। लाश को जितना जल्दी हो पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जीत ने एक पुलिस अधिकारी को कहा। ठीक है सर, पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया और तुरंत लोगों को लाश को उठाकर ले जाने के लिए कहा। उसके बाद हम सभी उन बाकी लोगों को ढूंढने लगे जो जंगल में खो चुके थे। धीरे धीरे सभी मिल गए सिवाय एक के। ज्योति का अभी भी कोई पता नहीं था। हम सभी उसके लिए चिंतित थे और हमारी निगाहें उसे चारों ओर खोज रही थीं। अचानक एक पुलिसकर्मी चिल्लाया, सर जल्दी से यहां आइए। हम सभी उस ओर दौड़ पड़े। हमने वहां जाकर देखा कि ज्योति एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सो रहा था। जीत ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जीत ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब काफी आवाज लगाने के बावजूद ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया, तो जीत ने उसे नीचे उतार लाने का आदेश दे दिया। दो पुलिसकर्मी जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब उनमें से एक ने ज्योति को उठाने के लिए उसे हिलाया, तो वह सीधा नीचे आ गिरा। वह मर चुका था। उसके शरीर को देखकर लग रहा था जैसे उसे मारने से पहले किसी ने उसका सारा खून ही निकाल लिया हो। उसकी आधी गर्दन कटी हुई थी और उसका सर एक ओर लटक रहा था। उसके शरीर में खून नहीं बचा था। हम सभी लोग हैरत से उसकी लाश को देखे जा रहे थे। सर ये तो किसी पिशाच का काम है, उसने इसका सारा खून पी लिया, एक पुलिसकर्मी ने डर जाहिर करते हुए कहा। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। देखिए, इसकी गर्दन को काटा गया है और इसके शरीर में बिल्कुल खून नहीं बचा। दूसरे पुलिसकर्मी ने अपनी सहमति प्रकट की। अब इसे किसने मारा है, इसका पता तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सभी चलो यहां से बाहर। यह साधारण सा केस तो बहुत गंभीर हो गया, जीत ने कहा। मैं तो चुपचाप खड़ा देखे जा रहा था। उसके बाद सभी सड़क की ओर चल पड़े। जीत और मैं साथ साथ चल रहे थे। यार अब क्या करें? अंजलि को जांच के लिए अस्पताल लेकर जाएं या उस साधु के पास? जीत ने मुझसे पूछा, तो मेरे पास उसके सवाल के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने ना के इशारे में सर को हिला दिया। इतना कुछ हो गया मुझे लगता है, अब तो इसे जरूर साधु के पास ले जाना चाहिए, लेकिन मीडिया वाले अब पीछा नहीं छोड़ेंगे। जीत ने अपना सुझाव मेरे सामने रखा। यार मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा कि यहां आखिर हुआ क्या और क्या होने वाला। अब वही करो जो तुम्हें ठीक लगे,
मैंने अपनी बात पूरी की तो जीत बोला, मुझे तो लगता है कि हमें इस लड़की को एक बार उस साधु के पास जरूर ले जाना चाहिए। तो ले चलो साधु के पास, डॉक्टरी जांच बाद में करवा लेना, मीडिया वालों को चकमा दे दो, आसान है। मैंने अपनी सहमति दिखाते हुए कहा तो जीत ने अपना मन बना लिया कि पहले अंजलि को साधु के पास ले जाना होगा। लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम सभी सड़क पर थे। जैसे ही मीडिया वालों ने जीत को देखा वो सभी पूछताछ के लिए दौड़ पड़े। सर, एक के बाद एक 3 पुलिस वालों का खून, आखिर यहां हो क्या रहा है? किसने किए ये खून? क्या इस मासूम सी दिखने वाली अंजलि ने दिया इतनी बड़ी साजिश को अंजाम? आखिर इस जंगल में क्या कर रही थी पुलिस? मीडिया वालों ने ढेर सारे सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जीत ने कुछ बोलना ठीक समझा। देखिए, यहां पुलिस अंजलि की तलाश कर रही थी, जो रात को जीप से भाग गई थी। अंजलि ने ही ये सभी कत्ल किए हैं या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस जल्द से जल्द इस केस को जनता के सामने खोलेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जीत ने इतना कहा और आगे बढ़ गया। पुलिस वालों ने मीडिया वालों को वहीं रोक दिया। उसके बाद सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और हम सभी मीडिया वालों को चकमा देकर मंदिर पहुंच गए। शायद दिन था, इसलिए अंजलि बेहोश ही पड़ी रही और हम बिना परेशानी के मंदिर पहुंच गए। दिखने में वो इतनी मासूम और नादान थी कि मुझे उससे बेहद हमदर्दी होने लगी थी। हमने मंदिर पहुंचते ही अंजलि को उतारा और उसी जगह की ओर चल पड़े जहां से उसे लेकर गए थे। हम लोग कुछ ही दूरी पर चले थे कि हम सबने देखा कि एक लड़की अपने बाल बिखेरे हुए भागी जा रही थी। देखते ही देखते वो लड़की बिजली के एक खंबे पर भागते हुए ही चढ़ गई, जो कि बहुत ही असाधारण था, और उसके बाद उस खंबे के ऊपर ही बैठ गई। उसके पीछे पीछे एक साधु भागा आ रहा था। उस साधु ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया तो वो नीचे उतर आई और उस साधु के पीछे पीछे चल पड़ी। उसे देखकर तो हम सबको यकीन हो गया था कि वाकई अंजलि में कोई शैतान था। हम लोग बड़े आश्चर्य के साथ आगे बढ़ गए। जल्द ही हम उसी जगह पर थे जहां से हम अंजलि को लेकर गए थे। जैसे ही अंजलि का पैर साधु के कमरे में पड़ा, उसकी आंखें खुल गईं और वह दूर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हमने उसे कहीं नहीं जाने दिया और उसे साधु के बनाए घेरे में बिठा दिया। मैंने तब कहा था, तभी मान जाते तो बिना बात की इतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ती ना, साधु ने धीमे से स्वर में कहा। हमारे पास उसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। घेरे में बैठने के बाद अंजलि शांत थी और जमीन की ओर देखे जा रही थी। अब आप सभी बाहर जाइए और जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर मत आइएगा, साधु ने सभी से कहा। तो हम सब कमरे से बाहर आ गए। मैं चुपचाप एक रोशनदान के पास खड़ा हो गया, जिसमें से साधु और अंजलि साफ साफ दिखाई दे रहे थे। साधु लगातार किसी मंत्र का उच्चारण किए जा रहा था और अंजलि की गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका विरोध कर रही हो। कुछ ही समय बाद अंजलि ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कौन हो तुम? साधु लगातार यही पूछे जा रहा था और अंजलि इस पर भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। बताओ मुझे, कौन हो तुम? आज की रात अमावस्या की रात होगी, वो रात जिसमें तुम अंजलि को अपने साथ ले जाने वाले थे। बताओ मुझे कौन हो तुम, वरना अंजलि को ले जाना तो बहुत दूर की बात है। तुम यहां से कभी अपने आप को आजाद नहीं करा पाओगे, साधु ने गुस्से से कहा। तो अंजलि कुछ शांत हो गई और बोली, मैं प्रवेश हूं और मैं 200 साल से अंजलि की आत्मा से बंधा हूं, मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। तुमने अंजलि के पति को क्यों मारा? साधु ने पूछा। उसने मेरी अंजलि को उस रात बेरहमी से पीटा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अंजलि अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूरती हुई गुस्से से बोली। उसके बाद साधु खड़ा हुआ और अंजलि के चारों ओर एक सूत का धागा फिरा दिया। उसने एक के बाद एक अनेक बार सूत का धागा अंजलि के शरीर पर लपेट दिया। जैसे जैसे धागा लपेटा जा रहा था, अंजलि जोर जोर से मर्दाना आवाज में उसे छोड़ देने की प्रार्थना कर रही थी। धागा लपेटने के बाद साधु ने एक नींबू को बीच से काटा और अंजलि के सर पे उसे निचोड़ दिया। मैं यह देखकर हैरान था कि नींबू का रस बिल्कुल खून के जैसा लाल था। इतना करते ही अंजलि बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। उसके बाद साधु बाहर आ गया और उसने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आज रात को वह शैतान उसकी पहली और आखिरी कोशिश करेगा अंजलि को अपने साथ ले जाने की, जो बहुत भयानक होगी।
क्योंकि वह उसकी आत्मा से पिछले 200 साल से भी ज्यादा समय से जुड़ा है। रात को इसे सिर्फ एक अघोरी ही काबू में कर सकेगा, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूं, क्योंकि वो किसी और के कहने से यहां नहीं आया। आप सभी लोग सावधान रहना, और चाहे अंजलि कुछ भी बोले, इस कमरे के अंदर किसी को नहीं जाना है। साधु ने बाहर आकर हमें बताया तो हम सभी सोच में पड़ गए कि रात को क्या होने वाला था। साधु वहां से चला गया। हम सभी उस कमरे के सामने पत्थरों की बनी कुर्सियों पर बैठ गए। यार, मैंने एक बात तो सोची ही नहीं कि अगर अंजलि यहां सही हो गई और उसके बाद जब हम मेडिकल जांच करवाएंगे तो उसकी रिपोर्ट यही बताएगी कि वह दिमागी रूप से ठीक है, और इसका मतलब यह हुआ कि वह खूनी है। जीत ने सभी के सामने मुझसे कहा। हाँ यार, ये तो समस्या हो जाएगी। अब हम लोग क्या करें? मैंने संदेहपूर्ण पूछा। हमें पहले उसकी मेडिकल जांच करानी चाहिए, उसके बाद कुछ और। जीत ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि राजेश बोल उठा। सर, कृपया करके इसकी जिंदगी बचा लो। सजा हो भी गई तो कम से कम जिंदा तो रहेगी, और फिर हमारे बेटे और इन सब के हत्यारे को भी सजा मिल जाएगी। जीत एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है, अब पहले यहां जो हो रहा है उसे पूरा होने देते हैं, बाद में देखते क्या करना। रात के 9 बजे हम सभी वहीं बैठे बैठे साधु और उसके साथ अघोरी के आने का इंतजार कर रहे थे। अंजलि, जो एक लंबे समय से बेहोश पड़ी थी, अब गुर्राने लगी थी और मर्दाना आवाज में चुनौती दे रही थी, तुम सभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सभी सिर्फ देखते रह जाओगे और मैं अपनी अंजलि को लेकर चला जाऊंगा। हम सभी साधु के बारे में चिंतित थे, जो अब तक वापस नहीं लौटा था। अब वो साधु कहां रह गया यार? जीत ने उत्सुकता से कहा कि तभी हमने देखा कि साधु आ रहा था और उसके साथ एक लंबी लंबी दाढ़ी वाला भस्म से लथपथ महाराज चला आ रहा था। वहां आते ही साधु ने हम सभी से पूछा, सब कुछ सही है ना? हाँ जी, ठीक है। इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, मैंने जवाब दे दिया। उसके तुरंत बाद वो दोनों उस कमरे में चले गए जहां अंजलि बंद थी। अघोरी ने अंदर जाते ही अंजलि को बेरहमी से पकड़ा और उसके सर को जोर से दबाना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। अघोरी ने झट से उसे छोड़ दिया और उसके बाद जोर से अंजलि की कमर पे चिमटा दे मारा। मुझे ये सब देखकर अंजलि पर दया आ रही थी। अघोरी ने साधु से कुछ कहा और वहां से चला गया। मुझे सुनाई नहीं दिया कि उस अघोरी ने आखिर साधु से क्या कहा। आप सभी अब आराम से जाकर सो सकते हैं। सुबह अंजलि आप लोगों को बिल्कुल ठीक मिलेगी, साधु ने सभी से कहा। यह सुनकर राजेश और शीला बहुत खुश थे। हम सभी सोने के लिए चले गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अंजलि का शैतान रात के अंधेरे में जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी करेगा, जैसा कि डरावनी कहानियों और फिल्मों में होता है। एक ही रात में हम सभी एक भयानक मंजर से गुजरे थे। शायद इसीलिए दिल में एक भय सा बैठ गया था कि वह फिर से तबाही करेगी। बिस्तर में लेटे लेटे मेरी आंखों के सामने उन सभी पुलिस वालों के चेहरे आ रहे थे जो मारे जा चुके थे। रात के 12 बजे तक तो आंखों में कोई नींद नहीं थी, लेकिन उसके बाद कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं लगा। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। जब मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे एक पल के लिए लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि सब ठीक ठाक हो। मैं सीधा उस कमरे में गया जहां अंजलि को कैद किया गया था। मैंने वहां जाकर देखा कि सभी लोग वहीं बैठे थे और अंजलि से बातें कर रहे थे। अंजलि अब बिल्कुल ठीक थी और वह शैतान हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया गया था। अंजलि कैसी हो? मैंने अंजलि से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी आंखें अब भयानक और डरावनी नहीं थीं। उसकी आवाज भी मधुर लग रही थी। मैंने सभी को चलने का सुझाव दिया तो सभी चलने के लिए खड़े हो गए। हम सब ने वहां खाना खाया और उसके बाद वहां से चल पड़े। अंजलि का चेहरा उदास था। एक लंबे सफर के बाद हम सभी लोग एक हॉस्पिटल में थे। यार क्या करें? मुझे तो लगता है सच में इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का चाकर था और इसने जो कुछ किया सब अनजाने में किया। जीत ने धीरे से मुझे कहा, अब जो करना है ये डॉक्टर करेंगे जीत। बेचारी बेकसूर अंजलि को पता नहीं उम्र कैद होगी या कितनी लंबी सजा होगी। मैंने थोड़ा दुखी होते हुए कहा तो जीत ने कहा, क्यों भाई, क्या चक्कर है?
बड़ा प्यार आ रहा है इस चुड़ैल पर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बेकसूर को सजा हो तो दुख तो होता ही है। मैंने अपने दिल की बात को छुपाते हुए देख भाई, ये अपने पति को चबा चबा कर खा गई, इसके चक्कर में मत पड़। बाकी रही बात तेरे दुख की, तो इसे सजा मैं नहीं होने दूंगा। जीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और उसके बाद वह डॉक्टर के कैबिन में चला गया। कुछ समय बाद जीत बाहर आया और बोला, काम हो गया। डॉक्टर ने मेरे सब समझाने के बाद और ये भरोसा दिलाने के बाद कि उसे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंजलि की रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया है कि वह मानसिक बीमारी का शिकार है। अब इसे बस कुछ दिन पागलों के अस्पताल रहना पड़ेगा, उसके बाद वह अपनी जिंदगी आजादी से जी सकेगी। भाई तूने बहुत अच्छा किया, मैंने खुशी से कहा। उसके बाद हम दोनों लक्की को देखने के लिए गए, जो उसी अस्पताल में दाखिल था। वह अभी तक बेहोश था और डॉक्टर ने बताया कि उसे होश में आने के लिए 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग सकता था। उसके शरीर की चोटों की वजह और अन्य जानकारी के लिए रिपोर्ट अगले दिन तक मिल जाने की संभावना जताई गई। 1 दिन के लिए अंजलि को जेल में बंद करके रखा गया। मैं और जीत शीला और उसके पति राजेश को उनके घर छोड़ने के लिए चले गए। जैसे ही वहां के लोगों ने हमें देखा, वहां भीड़ जमा हो गई। साहब क्या हुआ? अंजलि ने ही किया है खून, विनोद ने जीत से पूछा। नहीं, वो सच में पागलपन का शिकार है और उसी पागलपन में उसने अपने पति को मार डाला, जीत ने उसे बताया। अगर उसने खून नहीं किया तो वो आपके साथ क्यों नहीं आई? कहां है वो? विनोद ने फिर से एक सवाल किया। उसको कोर्ट में हाजिर करना है, एक बार उसके बाद वह आ जाएगी यहां, जीत ने कहा और हम दोनों वहां से वापस आ गए। अगले दिन तीनों लाशों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार किसी भयानक जानवर ने उनकी जान ली थी और सभी की जान किसी एक ही जानवर ने ली थी। यार, रिपोर्ट तो कहती है कि उनकी जान किसी जानवर ने ली और तीनों की जान एक ही जानवर ने ली है। तीनों को मारने से पहले उनकी गर्दन को काटा है, जैसे कि कोई शेर अपना शिकार करते समय शिकार की गर्दन पर हमला करता है और बाद में उसे खाता है, जीत ने कहा। हो सकता है यार, उनका खून किसी जानवर ने किया हो सकता है किसी शेर ने ही उन सबको मारा हो। मैंने अपना सुझाव पेश किया। अंजलि भी तो जानवर के जैसी ही थी उस समय, इसी ने मारा सभी को, जीत ने कहा। चलो आज इसे कोर्ट में पेश कर देते हैं, देखते हैं कोर्ट क्या फैसला सुनाती, जीत ने रिपोर्ट को मेज पर फेंकते हुए कहा। उसके बाद जीत ने अंजलि को जेल से बाहर निकाला। चलो अंजलि जी, अभी आपको जान पूछकर पागल के जैसे व्यवहार करना है ताकि आप बच सको, वरना सीधा उम्र कैद होगी, जीत ने अंजलि को बाहर निकालते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, अंजलि ने जीत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। जी शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, आप बेकसूर हैं, इसलिए मैं आपको सजा होने से बचा रहा हूं। अगर आप सच में अपराधी होती तो मैं खुद अदालत से आपको कड़ी से कड़ी सजा देने की गुजारिश करता, जीत ने अपने रूखे व्यवहार का परिचय देते हुए कहा। इस पर अंजलि ने कुछ नहीं कहा और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो उसने मुझे एक प्यारी सी हंसी पास की और आगे बढ़ गई। हम सभी कोर्ट जाने के लिए बाहर निकले ही थे, एक ही मैंने देखा कि वहां मीडिया वालों की भारी भीड़ जमा थी। 3 पुलिस वालों को एक लड़की ने मार डाला। इस पर अंजलि को फांसी मिलनी चाहिए या उम्र कैद? आपकी क्या राय है सर? अंजलि ने इन चारों खून को कैसे अंजाम दिया? हमें बताइए सर, कैसे अंजलि ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? सभी लोग सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। देखिए, अंजलि मानसिक रूप से बीमार है और वो नहीं जानती कि उसने कब और क्या किया। रिपोर्ट से पता लगा है कि अंजलि दोहरा जीवन जी रही है, एक उसका अपना जीवन और एक उसके अंदर छुपे किसी शैतान का। हमने हमारा काम कर दिया, अब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है, धन्यवाद। जीत ने इतना कहते ही अंजलि को पुलिस वैन में बिठा दिया और हम सभी कोर्ट के लिए निकल गए। कुछ समय बाद ही अंजलि को कोर्ट में पेश कर दिया गया। अंजलि लगातार बहुत ही अच्छी पागल की एक्टिंग किए जा रही थी। कोर्ट में अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जो ये साबित करती थी कि वो पागल थी, एक ऐसा पागलपन जिसमें एक ही व्यक्ति 2 व्यक्तियों का जीवन जीता है। लेकिन सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पर
अंजलि को नहीं छोड़ा गया। सभी के बयान के बावजूद अदालत ने उसकी सुनवाई की अगली तारीख दे दी, क्योंकि यह एक नहीं 4 कत्ल का मामला था और अदालत बिल्कुल ठीक नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। लक्की अभी जिंदा था, लेकिन वह बेहोशी से बाहर नहीं आ सका था। क्योंकि लक्की पर भी जानलेवा हमला हुआ था, तो उसके बयान भी केस में बहुत महत्वपूर्ण। तो श्रोताओं, आगे जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करिए। क्या लक्की को होश आएगा या फिर नहीं? और अगर आया तो क्या वो पूरी तह तक बयान दे पाएगा? आखिर क्या होगा? अदालत का निष्पक्ष फैसला जानने के लिए बने रहिए कुमार कहानियां चैनल के साथ। तो इस कहानी का अगला अध्याय कल शाम को लेकर फिर हाजिर होते हैं। मित्रों, जो भी श्रोता इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट के बॉक्स में जरूर बताएं आपको यह कहानी का भाग कैसा लगा। यह कहानी आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते कुछ समय के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।